अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब, मौसम तो काफी तब्दील हो चुका है, लेकिन ये मौसम हमें किसी भी सूरत समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रात में कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है तो आप कभी करते आप लिहाफ उतार दें, और कभी जब आप लिहाफ उतार देते हैं या ब्लैंकेट ले लेते हैं तो फिर आपको सर्दी का एहसास होता है। कभी स्वेटिंग है तो कभी कपकपी है। ये मौसम जो है ये थोड़ा इतना अजीब सा है कि मुमकिन तौर पर अगर हम लोगों ने एहतियात ना की तो हो भी सकता है कि हमें जो है वो थोड़ी सी कपकपी आ जाए, थोड़ा सा नज़ला जुकाम हो जाए। तो थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है। और जो कंफ्यूजन है वो यही हो रही है कि जो जैकेट्स हैं, जो कंबल हैं, वो पैक करके रख दिए जाएं या वो अभी भी गाड़ियों में ट्रैवल करते हुए आपके साथ मौजूद हों, क्योंकि दिन के औकात में हम देख रहे हैं कि धूप निकल आती है, शाम में फिर से थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है ऐसे मौसम में, जब बारिशों का भी कहा गया है और जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो फिर बहुत ज्यादा ये जो वायरस हैं ये हम तमाम लोगों को ही डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। रियासत अहम या सियासत, इंतशार और अफरा तफरी कब खत्म होगी? पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान। मरियम नवाज की तैयारियां और अली अमीन गंडापुर की फरमाइशें। पाकिस्तान में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी का बढ़ता हुआ रुझान। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, जिनको हुए हुए तकरीबन 2 हफ्ते तो हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबात हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो इल्जामात का सिलसिला है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। धांधली का शोर उसी तरह से बरकरार है और तू सच्चा मैं झूठा या मैं झूठा तू सच्चा, यही मामलात हम देख रहे हैं कि वो चलते आ रहे हैं। और रोज एक जो आंधी का नया तूफान है वो हमें नजर आता है। जो बयानात का सिलसिला है वो तमाम ही जमातों की जानिब से जो दागने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ आज़ाद अरकान हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ज्वाइन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा है कि मामलात कहीं ना कहीं सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है और मिलकर ये लोग हुकूमत चलाएंगे। बिल्कुल, जहां पर आपने इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से गुफ्तगू की, वहीं पर मैं जावेद लतीफ साहब के हवाले से भी बात करूंगी। कल एक प्रोग्राम में वो जरा इंटरव्यू दे रहे थे, काफी डिटेल कॉन्वर्सेशन उनकी रही और कुछ ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की कि जिसके बाद मैं खुद भी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि ना तो हमारी पार्टी में नवाज शरीफ हुकूमत लेने को तैयार है, ना ही मरियम बीबी चाहती है कि विफाक में हम लोग हुकूमत बनाए, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के लिए रजामंद हमें दिखाई नहीं दे रहे। जिसके बाद हमने देखा कि एंकर की तरफ से सवाल पूछा गया तो फिर आप हुकूमत ले क्यों रहे हैं, जिसका जवाब ये था कि देने वाले हमें हुकूमत देना चाह रहे हैं लेकिन हम ये बोझ नहीं उठाना चाहते। 16 माह भी हमने बोझ उठाया जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरह से साइड पर हो गई। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत का फैसला तो किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो उनका सेकंड फेज होगा। फर्स्ट फेज में वो आईनी ओहदों की तरफ जो है उसकी बार्गेनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। बहरहाल तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके हवाले से अगर हम लोग बात करें तो उम्मीदवारों की आजाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद करने से मना किया है। जिसके बाद हमने देखा कि अली मोहम्मद खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। और इसके अलावा दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी किए हैं और इस्लामाबाद से नून लीग की 3 एमएलएस की कामयाबी की नोटिफिकेशन जो है उन्हें मुअत्तल बिल्कुल। और जबकि आजाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला भी जारी है, जहां पीपी 296 में हम ये देख रहे हैं कि वैस दिरशक हैं, पीपी 277 से जाहिद इस्माइल हैं, पीपी 91 से गजनफर अब्बास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज को कौमी और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त भी इस वक्त मिल चुकी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 12 की बात करें, कोहिस्तान से आजाद रुकन है मोहम्मद अदरीस, वो नून लीग में शामिल हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सौरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2013 में हमने देखा था कि उर्दू बाजार की प्रिंटिंग प्रेस का शोर था, अभी रॉयल पाक की जो प्रिंटिंग प्रेस है उस हवाले से बात की जा रही है। उस्मान बुखारी साहिबा ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या आपको ये लग रहा है कि सहाफ़ियों को भी मिसगाइड कर दिया जाता है, वो भी मिसगाइड हो जाते हैं और फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है? यकीनन सहाफ़ियों को सियासी जमातों का आलाकार नहीं बनना चाहिए।
और ऐसे अगर वो स्टोरी करें तो इंडिपेंडेंटली करें, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर स्टोरीज नहीं करनी चाहिए। ये एथिकली दुरुस्त नहीं है कि मतलब आप कहीं स्टोरी करने गए हैं तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी ने अपना भी कैमरामैन और अपना भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ लगाया हुआ है और आप की बजाय पॉलिटिकल पार्टी स्टोरी शूट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें कैरेक्टर एक्टर हैं और पार्टी जो है वो प्रोड्यूसर है और वो स्टोरी शूट कर रही है। इस हवाले से आप बात कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसे लगता है कि दोनों जर्नलिस्टों को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में एक पॉलिटिकल पार्टी ने एज एन कैरेक्टर एक्टर शूट किया, अपने मकसद के शॉट उनसे हासिल किए और बाद में उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। उन जर्नलिस्टों ने अपने अकाउंट से तो ये स्टोरीज ट्वीट नहीं की, ना उनके इदारों ने ये स्टोरीज चलाई कि ये जर्नलिस्टिक एथिक्स पर पूरा नहीं उतरती थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सबक है कि हमारे जर्नलिस्टों को पॉलिटिकल पार्टीज का टूल नहीं बनना चाहिए, उनके एजेंडे पे काम नहीं करना चाहिए और उनके कहने पे स्टोरीज नहीं करनी चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंट स्टोरीज करनी चाहिए और जो कोलैबोरेशन है विद द पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइएगा, आपने कहा ना कि इन जर्नलिस्ट ने तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, लेकिन आपको 2024 के आम इंतखाबात भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन इतने मुतनाज़े हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आ रहा हुकूमत साजी कब होगी, किस वक्त होगी। सियासी जमातें तैयार तो हैं हुकूमत साजी के लिए, लेकिन कोई भी इस सियासी गंद का बोझ अपने सर पर उठाना नहीं चाह रहा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें तो वहां पर भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो इस वक्त सिचुएशन में हमें नजर नहीं आ रहे कि वो हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 दौर गुजर चुके। सर समझ ही नहीं आ रहा है कि हुकूमत में ओहदे किसने क्या ले लिए। मुज़ाकरात के जो दौर था वो 5, हमने देखा है कि वो 5 दौर मीटिंग्स हो चुकी हैं, अब 6वीं मीटिंग भी आज होनी है। यकीनन, और मैं समझता हूँ कि पिछले जो कोलैबोरेशन है उसके बाद ये समझा गया है कि चीज़ों को पहले से तय करना चाहिए ताकि बाद में एक दूसरे पर जिम्मेदारी ना डाली जाए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी बहुत सोच समझ के होनी चाहिए। सियासी जमातों को सिर्फ इसलिए हुकूमत में शामिल नहीं हो जाना चाहिए कि हुकूमत मिल रही है। हुकूमत एक जिम्मेदारी है और उसको जिम्मेदारी समझ के लेना चाहिए। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। और आज मैं समझता हूं कि वो जिम्मेदारी अपनी जगह मौजूद है। सियासी जमातें सिर्फ इसलिए इत्तेहाद नहीं कर रही हैं कि हुकूमत मिल रही है, चलें जी फौरन इकट्ठे हो जाएं, हमें हुकूमत मिल रही है। देयर आर सीरियस निगोशिएशंस और आइन में जो 14 दिन का टाइम है, 29 को जाके कौमी असम्बली का सेशन होना है, यकम को प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, तब तक सबके पास टाइम है। अगर आज सियासी जमातें इत्तेहाद का ऐलान भी कर दें तो कल कौमी असम्बली का इजलास तो नहीं होगा। जो 14 दिन नोटिफिकेशंस के हैं, वो जो टाइम है वो तो पूरा होना ही होना है। तो आपके पास काफी टाइम मौजूद है, आपको उन टाइम में मुज़ाकरात करने चाहिए और हर चीज के वक्त से पहले तय करनी चाहिए। आप इसको बुरे तौर पे क्यों देखते हैं? आप इसको मुस्बत तौर पर देखिए। मुज़म्मिल साहब, आपकी बात से अग्री कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल आपसे जानना चाह रही हूं जवाब के मुज़ाकरात का दौर होना चाहिए, यकीनी तौर पर दुरुस्त फैसले लेने चाहिए, लेकिन फिर दुरुस्त फैसले के सिर्फ इसलिए लेने चाहिए कि आपकी सियासी साख मुतासिर ना हो। मैं बारहा ऐलान इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रही हूं कि मतलब वो कोई भी बैगेज जो है वो अपने कंधों पर नहीं लेना चाह रहे, वो सारे का सारा बोझ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डालना चाह रहे हैं। अभी भी बिलावल साहब का जो गुज़िश्ता रोज का जलसा था, एक रोज पहले का, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बार बार क्रिटिसाइज किया, जबकि दूसरे जरदारी साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मुज़ाकराती दौर चल रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर पीपल्स पार्टी कोई बोझ नहीं उठाना चाहती तो ये कौम के सामने होगा कि वो बोझ नहीं उठाना चाहते, और जो बोझ उठाना चाहते हैं मुल्क का, ये भी कौम के सामने होगा। बोझ उठाना कोई जुर्म तो नहीं है। अब आप ये कहें कि जी आप सियासत करते हैं और आप कौम का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इसको कोई मुस्बत सियासत तो नहीं समझता। या आप कहते हैं मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, मैं सीटें तो जीतूंगा, मैं इक़्तिदार के मजे तो लूंगा, लेकिन मैं बोझ नहीं लूंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आना चाहिए। आप इसको कोई मुस्बत सियासत समझते हैं या कौम के मुफाद में सियासत समझते हैं तो अपनी जगह है, लेकिन मैं इसको कोई पॉजिटिव एंगल से नहीं देखता हूँ कि अगर किसी सियासी जमात की ये पॉलिसी है कि वो कहती है कि मैंने इक़्तिदार के मजेदार ओहदे भी लेने हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है, तो ये क्या मुस्बत सियासत है? और आपके ख्याल में हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये कितनी कमाल सियासत है कि आप सदर का ओहदा भी लेंगे, स्पीकर भी लेंगे, चेयरमैन सेनेट भी लेंगे, आप और भी मजे के ओहदे लेंगे, आप कारपोरेशनों की चेयरमैनशिप भी ले लेंगे,
आप स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन भी बन जाएंगे, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप सरकारी वसाइल तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप इसको पॉजिटिव समझती हैं तो मैं नहीं समझता। ठीक है, तो मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने जा रही है, ये फैसला किया जा रहा है, आप उनके इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? पहले जमात इस्लामी के साथ भी उनकी बातचीत चल रही थी लेकिन वो मामला भी तय नहीं हो पाया था। देखिए, मैं समझता हूं कि पीटीआई की तैयारी नहीं थी। हम सुनते तो थे प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, लेकिन प्रोपेगेंडा में तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अपनी जगह मौजूद था, लेकिन पॉलिटिकल प्लानिंग कुछ नहीं थी। उनको ये नहीं पता था कि बल्ले का निशान चला गया है तो हमें बाद में एक सियासी जमात की जरूरत पड़ेगी। ये सब तैयारी उन्हें इलेक्शन से पहले करनी चाहिए थी, इलेक्शन के बाद नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनको जमात इस्लामी के साथ जाना था तो उसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए थी। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाना था तो उसके साथ मिलकर उसके निशान पे इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था। उनकी तरफ से मखसूस नशिस्तों की जो सीटें हैं वो दी जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि तैयारी नहीं थी, सियासी पॉलिटिकल तैयारी नहीं थी, और अब आखिर में आकर जो फैसले किए जा रहे हैं इनके वो खातर खा नताइज नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने कल चेक किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट ही नहीं दी हुई इलेक्शन कमीशन में। तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर इलेक्शन से पहले करते तो वो लिस्टें दे देते। अगर आज उनकी लिस्टें मौजूद होती तो आपको वो सारी सीटें मिल जाती। कहीं ना कहीं प्लानिंग का और पॉलिटिकल पॉलिसी का फुकदान नजर आया है पीटीआई। लेकिन मुज़म्मिल साहब, जहां पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि जो 50 लोग हैं जिन्होंने रजामंदी जरा जाहिर की है, स्टाम्प पेपर पर भी लिख कर एक बयानिया हलफनामा जो है वो भी जमा करवाया जा रहा है, तो क्या 50 सीटों के साथ ये लोग जाएंगे पार्लियामेंट में? और फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपने भी सवाल निशान लगा दिए, लेकिन उससे बड़ा सवाल निशान हम एक सियासी जमात पर तो लगा रहे हैं कि उनकी इलेक्शन के लिए तैयारी हमें उस तरह से नजर नहीं आई। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी नजर आई? क्या तमाम जमातें बैठकर हो रही है? नहीं, क्या हो रही हैं? सब पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार हैं। किसी ने पार्लियामेंट का बायकॉट किया है? किसी सर, मुझे एक जमात ऐसी बता दे जो कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा लेने के लिए तैयार हो, नताइज की बना पर। पीटीआई ने भी उमर अयूब साहब को अपना वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया है। पीएमएलएन ने भी शहबाज शरीफ को अपना वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया है। कल जावेद लतीफ साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ रजामंद नहीं है वज़ारत उज़्मा का ओहदा लेने के लिए। आप शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है? उन्हीं की पार्टी के मेंबर है ना? नहीं, कल मुज़ाकरात कर रहे थे इसहाक डार साहब पावर शेयरिंग का, तो तैयार है तो मुज़ाकरात कर रहे थे ना। अगर तैयार ना हो तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हो? आप ये देखें, आप ये कह सकती हैं कि किसी भी पार्टी के पास वज़ारत उज़्मा के लिए वोट पूरे नहीं है। बिलावल भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास वोट पूरे नहीं है, नून लीग भी कह रही है मेरे पास वोट पूरे नहीं है। एक स्प्लिट मैंडेट में इस वक्त किसी भी सियासी जमात के पास वजीर आजम के लिए वोट पूरे नहीं है, और अगर वो वजीर आजम बनना चाहती है तो किसी की बैसाखियों पर बनना चाहती है, जो एक मुश्किल काम है कि आप किसी की मदद से बने। और ये कड़वा घूंट है जो एक सियासी जमात को पीना पड़ता है, जिसके जो कोई खुशी खुशी पीने के लिए तैयार नहीं है। वरना मुझे तो तीनों बड़ी सियासी जमातों के वजीर आजम के उम्मीदवार सामने नजर आ रहे हैं। हाँ, उनके वोट पूरे नहीं है। अगर आज वोट पूरे हो तो कल सब हलफ उठा लें। ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी एक फैसला सामने आया। नून लीग के जो 3 MNAs थे उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई फैसला इस तरह का सामने आता है हमेशा से हमें जश्न मनाते तो दिखाई देते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि जो फैसला आया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ चुका है अब कंप्लीटली? नहीं, आपके ख्याल में उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया है? कामयाब नहीं करार दिया, लेकिन कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। और मैं यही कह रहा हूं कि इस बिना पर वो जश्न मना रहे हैं। मेरा सवाल भी यही है। नहीं, यहाँ तो आप ये कहें कि उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया है तो वो जश्न मना लें। अभी तो वो केस सुनने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में इन दी एंड ये लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको पता है सलमान अकरम राजा साहब का भी ऐसे किया था, लेकिन इन दी एंड वो भी नहीं चल सका था। इनको पहले ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल में इन दी एंड इनको ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा। अच्छा, कल जब मैं सलमान अकरम रजा साहब को एक जगह पर सुन रही थी तो वो ये फरमा रहे थे कि कुछ क्लॉज होती हैं, फॉर्म 49 तक जो है वो मामलात को लेकर चलना होता है, और अगर बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ जाएं तो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बजाय डायरेक्ट हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। तो ये एक वकील का तज्जिया तो हो सकता है, लेकिन आपका सर तजुर्बा इस मामले में क्या कहता है?
लेकिन 2018 में जब ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि दोबारा गिनती की जाए और कंसोलिडेशन की जाए, ये गिनती ठीक नहीं है और इमरान खान का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी हल्के को नुमाइंदगी से नहीं रोका जा सकता, एक दफा जो नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद आप ट्रिब्यूनल में जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग अपनी जगह मौजूद है, उसके बाद क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को उल्ट सकते हैं, ये एक अलग सवाल है। मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। हाई कोर्ट्स को क्या इलेक्शन के मामलात में रिट पिटीशन में फैसले करने चाहिए, क्योंकि ये जितने फैसले हैं ये रिट की जुरिस्डिक्शन में हो रहे हैं, किसी कानून की जुरिस्डिक्शन में नहीं हो रहे। और क्या आप इलेक्शन के मामलात को रिट जुरिस्डिक्शन में ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार मुज़म्मिल सुहरावर्दी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। न्यू पाकिस्तान में एक बड़ी ही प्यारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। उनके आने से पहले तो मुझे नहीं लग रहा था वो इतनी टॉकेटिव होंगी, क्योंकि मैंने आज से पहले हम लोगों की कभी उनके निश्चित लगी नहीं, लेकिन एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं कि जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करती थी। और साथ ही साथ ये कि उनके लीडर की लीडरशिप क्वालिटी के हवाले से मैं जरूर एडमायर करूंगी कि लीडर वही होता है जो अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करे और अपनी पार्टी को वो लेगेसी देकर जाए कि जिसमें इस बात का अलल ऐलान जो है वो बयानिया एक प्रमोट किया जाए कि आपने हमेशा इधर उधर से सियासत नहीं करनी, आपने अपना जो एक फोकस है बिल्कुल वो अपने सामने रखना है और अपने बलबूते पर सियासत करनी। बड़ा अच्छा एक लफ्ज आपने मुझे दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए मैं ज्वाइन कर चुके रहनुमा IPP कायनात रजा साहिबा, उनसे बात करेंगे आज और तमाम जो नंबर गेम है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आफ्टर इलेक्शंस अब विद इन द पार्टी क्या रिएक्शन है, क्या रिजर्वेशंस हैं तमाम लोगों के। कायनात साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं नंबर गेम के हवाले से ही जानना चाहूंगा, क्योंकि वही सबका इंटरेस्ट आज यही है कि कितने लोग हो चुके हैं, कौमी असेंबली में कौन जा रहा है, सूबाई असेंबली में कौन जा रहा है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नंबर गेम में इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रही है? वेल टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात पे बात की। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात हैं, नंबर गेम की जहाँ तक बात की जाए काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। नंबर्स जो कि एक्सपेक्टेड थे वो उस तरह से नहीं आए, टर्न आउट नहीं हुआ उनका, और जो कि एक एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट की शेप थी वो भी नहीं हुई। वी आर अगेन गोइंग इन द सेम टेन्योर वी विटनेस्ड प्रीवियसली PDM, वी आर फेसिंग दैट। अभी आपने कुछ दिन पहले हमारे सारे सियासी लीडरान को देखा, वो बैठे हैं इकट्ठे और डिस्कशन कर रहे हैं। एवरी डे सिचुएशन इज चेंजिंग। पॉलिटिक्स तो इस तरह हो गई है जैसे लंदन का वेदर हो गया, कभी बादल, कभी बारिश, कभी कुछ, सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई करंटली सी इज कि मरियम साहिबा जो है, शी इज गोइंग टू बी CM, सो पंजाब इज going to be led by particularly अगर हम IPP के हवाले से बात करें तो 2 रोज पहले तलाई कि 4 लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, कल की ये खबर है कि 3 लोगों ने। अभी इस वक्त टोटल नंबर कितना है आपके पास? 7? हाँ 7, 9 I believe, because Aleem Khan साहब, Mohan Chaudhary साहब, they already have gotten their seats, so if you add these 7 so we make 9। तो फिर अलीम खान साहब वफाक में और मोहन चौधरी साहब पंजाब में he won from here, लाहौर से। मोहन चौधरी साहब तो वफाक में जाएंगे क्योंकि वो तो MNA के इलेक्शन पर थे। और अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो कि IPP से राब्ते में हैं, और क्या जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज है वो अभी भी फ्लाई कर रहा है, तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहा है, या वो मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं? देखिए, जहांगीर तरीन इज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, इफ आई स्पीक फॉर माई लीडर, ही हैज, उन्होंने हमें ये कहा है कि जितने वादे किए हैं लोधरा में, अभी भी मैंने सिलाई सेंटर 100 खोले हैं, और जितने वादे लोगों से किए हैं, उन्होंने कॉलेज खोला है गर्ल्स का, आमना डिग्री हाई स्कूल वहाँ पे ओपन किया गया है, और उसका पहले जो वादा था 2 साल का था, अब वो उन्होंने कर दिया है कि 1 साल में बना। ठीक है। पहले जो वादा था सड़कें बनाने का, वो हुकूमत में आने के बाद था, वो अब बन रही हैं। तो जितनी कमिटमेंट्स थी, ताइसर यूनिवर्सिटी बन रही थी IT की, वो अगर 5 साल में बननी थी वो उसको कहा 1.5 साल में बना। एंड रईस फ़हीम साहब इसके गवाह हैं कि ही हैज़ बीन ऑर्डर्ड दिस। मैं गवाह हूँ कि सियासी जो काम थे उनको साइड पे करके इज ए सोशल एक्टिविस्ट, उनके दिलों में आवाम का दर्द है। साउथ पंजाब में जो डेवलपमेंट है, लोधरा का जो नाम है,
पाकिस्तान बनक्शे में लाने वाला ही जहांगीर तरीन। लेकिन उसके बावजूद भी फिर लुधियाना से शिकस्त हो गई, उसकी रीजंस आपको क्या लग रही हैं? वेल आई वुड लाइक टू कीप लो की ऑन दिस। मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लीडर ने जहाँ तक बात की है कि जो मैंडेट है अवाम का जी उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, और एक मैंडेट और एक लाउड एंड क्लियर जो है, क्योंकि इस वक्त जो कि हमें भी समझाया गया, मुल्क हमारी जो है वो तरजीह होनी चाहिए। मुल्क सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है, तो जो ये सियासी और मुआशी बहरान है इसको हटाने के लिए हम सबको मिल के चलना होगा। अगर उन्होंने आगे आके एक्सेप्ट किया तो उनकी बड़ाई भी ये भी है कि जहाज चलाने की बजाय या डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की बजाय ही वांट्स पीस, वो चाहते हैं कि मुल्क चले। ठीक है, जो भी अपनी सियासी पार्टियां चूज करती हैं, केपीके और पीटीआई के बारे में जो एक ओपिनियन है, जब आईके साहब को, इमरान खान की बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज एक पार्टी निकली वहां से है और एक आइडियोलॉजी है, क्रिज्मेटिक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उनको जब मौका मिला, शहरियार अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्टर बने उनके दौर में, राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठे केसेस किए गए, मंशियात निकाली गई, आपने साद रफीक के साथ देखा, मरियम नवाज साहिबा के साथ देखा, हमजा के साथ देखा, आपने शहबाज शरीफ के साथ देखा, सबने जेलें काटी, ठीक है, बेनजीर भुट्टो ने काटी हैं, भुट्टो साहब ने काटी हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे जो एक वो डेमोक्रेसी है उसकी ब्यूटी ही ये है। लेकिन यहाँ पे जब लीडर जेल जाता है, मुल्क तोड़ा जाता है, अवाम के अंदर एक जज्बा और जोश और लड़ाई पैदा की गई है। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है, सुन्नी इत्तेहाद की है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सो टुडे अगर उन्होंने गंडापुर को बनाया भी है, सो ही अगर वो ये समझते हैं कि वो इंतकामी सियासत करेंगे तो वो उनकी, आई थिंक कि मैं उनको ये मशवरा देना चाहूंगी, वफाक के साथ वो लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, वो फिर जो है अगर वो लड़ाई ही रहेगी, इंतशार ही रहेगा, मुल्क बहरान से बाहर ही नहीं आएगा, तो देन देयर इज नो नीड। तो फिर ऐसे ये बताइएगा, आपने कहा ना कि इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, आपके लीडर ने भी कहा कि जिसका मैंडेट है उसे तस्लीम करना चाहिए, तो फिर क्यों आज आईपीपी आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी में वेलकम कर रही है? मैंडेट है किसी का, जाने तो उनके साथ। डेफिनेटली आज़ाद उम्मीदवारों को वेलकम करना हर पार्टी का राइट होता है, और आज़ाद उम्मीदवार भी इसीलिए खड़े होते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके पावर में बैठेंगे तो दे विल गिव देयर ओपिनियन ना, पार्लियामेंट में, सेक्रेटेरिएट में। तो जब वो अपना ओपिनियन देने के लिए दे नीड पावर, दिस वी हैव बी, इस बात को हम आवाम को समझाने की कोशिश भी करते रहे कि जब आप पावर में आते हैं तब सड़कें बनती हैं, तब खंबे लगते हैं, तब बिजली आती है, तब गैस आती है। अगर वो आज़ाद रहते हैं, किसी भी पार्टी की साइड नहीं लेते, उनकी बात कौन सुनेगा? तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग उनको मिलाना अपने साथ और आगे लेके चलना, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है ना, तो वो अपने अवाम के मसाइल को भूलेंगे नहीं। लेकिन इसी सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फैन अकाउंट्स हैं, जो कि फिर यही प्रोपेगेट कर रहे हैं कि आईपीपी की तरफ से तो फिर इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को पर सीट 25-25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उसका भी खुलासा फिर आप कर दें। देखिए, सियासत में, मुल्क में अगर इस तरह की बातें ना हो, ये एक जमहूरियत है। आपने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप एक अमीर आदमी था, वो बन गया तो अमेरिका की आवाम ने भी तस्लीम नहीं किया, व्हाइट हाउस पर चढ़ गए वो। सो द आइडिया इज दिस कि ये जो पार्टी है, जहांगीर खान तरीन कोई मुल्क लूट के अमीर नहीं हुआ, अलीम खान कोई मुल्क का खजाना लूट के अमीर नहीं हुआ। तो जब आपके पास फाइनेंसेस होते हैं अपने, तो नेचुरली आप मुल्क पे कायद-ए-आज़म जब आए, लेट्स गो बैक टू व्हाट इमरान खान हैज बीन टीचिंग अस, कायद-ए-आज़म जब आए तो ही आल्सो नीडेड रिच पीपल मुल्क चलाने के लिए। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आपकी, अच्छा, अब केपीके की बात मैं कर रही थी, केपीके के अंदर 100 अरब का कर्जा है पिछले टेन्योर का, आपको खुला मैंडेट मिला है, आपको कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं खरीदा गया, आप खुल के वहां पे जो मर्जी करें। अब आप ये बताएंगे अगर मुल्क में धांधली हुई है या प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो फिर आप केपीके की भी बात भी करें। वहां पर बात नहीं की जा रही, बात सिर्फ अपर पंजाब में की जा रही है। और सैलरीज जो है वो गवर्नमेंट नहीं दे सकती उनकी, अभी इतने बुरे हालात उनके कर दिए गए हैं। तो फिर मेरे ख्याल से यही वजह होगी कि गंडापुर साहब को लाए, थोड़े अमीर भी हैं, थोड़े पॉपुलर भी हैं, थोड़े से जिद्दी भी हैं। नहीं, ये अगर तो वो फोकस्ड रहें और आवाम के साथ किए हुए वादे पूरे करें और उन कर्जों से बचाएं और सैलरीज जनरेट करें, तो दैट्स द मेन आइडिया। अगर वो बदले की सियासत करना चाहते हैं
जो कि मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान खान साहब जब जलसे किया करते थे, ही स्टार्टेड दिस कि मरियम, किसके ऊपर केस नहीं था, मरियम के कमरे में से एसी निकाल दो और वो इनका पंखा बंद कर दो। सो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड फ्रॉम IK। उन्होंने आहिस्ता 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 करके आवाम को कहा कि VIP कल्चर खत्म करेंगे। फिर हमने वो भी देखा कि वो अदालत जा रहे हैं तो उनके साथ 10 V8 जा रही हैं। फिर हमने वो भी विटनेस किया, फिर हमने उनका प्रोटोकॉल भी विटनेस किया, क्योंकि पावर करप्ट्स। तब तक वो पावर में नहीं थे, इट वाज इजी टू टॉक ऑल ऑफ दिस, बट देन पावर करप्ट्स। ही इज अ ग्रेट लीडर, आई एम हिज फैन, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर। लेकिन पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू सी, बिकॉज हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वी नीड टू सी नंबर्स, वी नीड टू सी डेवलपमेंट। द वर्स्ट डिसीजन वाज बुज़दार। ठीक है, अगर अभी भी पावर में आता हूँ, जब भी उनके बारे में बात की जाती है, उनकी कारकर्दगी के बारे में, इस वक्त हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर के अंदर कूड़ा भर गया था, लाहौर एक कूड़ा का शहर बन गया था, लाइटें, खूबसूरती, हॉर्टिकल्चर पीछे, हर चीज पीछे, और ऐसे लगता नहीं था लाहौर में आए हुए। सो आई वांट टू से दिस के वी आर नॉट अगेंस्ट दी पार्टी, लेकिन जो मंशूर दिया गया, जो फैसले थे वो कुछ गलत किए गए, और उन फैसलों पर अगर कोई तनकीद भी करता था तो उसको भी चुप करा दिया जाता था। चौहान साहब भी हमारे प्रोग्राम में, और उनका जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था तब भी मेरी बात नहीं सुनी जाती थी, और काफी शिकवे शिकायत करते वो भी दिखाई दे रहे थे। कि शायद IPP में भी उनकी नहीं सुनी जाती, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को लीड किया। हम लोग अगर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बात करें, फिरदौस आशिक अवान साहब आपके पास थी, फयाजुल हसन चौहान साहब आपके पास, दीगर और इलेक्टेबल्स आपके पास, लेकिन क्या वजह है जो मीडिया पर आके इतने तुंदो तेज बयानात तो दे सके? चेंज की है तो वो लोटा बन गया है, वो जालिम बन गया है, वो एनिमी बन गया है। मुझे यहाँ तक रिमार्क्स मिले कि मैंने खुदा ना खास्ता जो है कर लिया, तो वो जो एक मुहिम चलती है और उसके अंदर एक सोशल मीडिया पाकिस्तान का जो आवाम शहरी है, उसके बाद तालीम की दौलत नहीं है, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। मुख्तलिफ लोगों के लेवल सोशल मीडिया पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लगा देते हैं, इम्पैक्ट नहीं पता उसका इम्पैक्ट ये होता है कि इंटरनेशनल मीडिया उठा लेता है। अब आपको IMF से कर्जे नहीं मिल रहे, आपने माइक पे खड़े होकर कहा चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं जी। आपने अपने ही लीडरान को चोर बना दिया। इम्पैक्ट आपके अवाम पे आया, ठीक है, आप खुद चोर बने, आपने खुद कहा जी प्लांट्स में नहीं लगे, प्रोजेक्ट्स में नहीं लगे, आपने हाईलाइट कर दिया ना हाईलाइटर से। प्रॉब्लम्स हर मुल्क में है। मैंने पेरिस में भी विटनेस किया है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, मैंने यूरोप में भी विटनेस किया है, स्पेन में भी हुए हैं। एहतजाज करना, डेमोक्रेसी होना वो हर मुल्क में होती है। इस लेवल पे अपने लीडरान को चोर बना देना। फिर पास्ट में देखा जाए, ऑल्दो आई एम अ वर्कर ऑफ PTI IPP, लेकिन शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को सलाम के बगैर हम कैसे रह सकते हैं? He is a great administrator. Yes, there is nobody better than him. He brought CPAC here. He made Orange Line trains. This is. But do you think he'll be the good prime minister in future? Of course, because he has a vision. एंड ही इज अ हार्ड वर्कर। और उनको मुल्क की फिक्र है, उन्हें लाहौर से मोहब्बत थी, उन्होंने कहा जी ये पाम ट्रीज लगाए जाएंगे मेन बुलेवार्ड के ऊपर। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि क्योंकि साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, मेरा काम सारा वहाँ पे, लाहौर के साथ साथ दूसरे शहरों पर भी शायद फोकस करने की जरूरत है। अब ये नहीं कि सिर्फ लाहौर को या पेरिस बनाते रहे, तो फिर जो सराउंडिंग के लोग हैं दे ऑल वांट टू बी इन लाहौर, वो यही चाहते हैं कि हम लाहौर आ जाए, जिसकी वजह से लाहौर भी अब ओवर क्राउडेड हो रहा है, साउथ पंजाब पर काम नहीं किया जा रहा उस तरह से जिस तरह लाहौर में होता है। जी, मैंने इसी पॉइंट को रेज किया। आई वाज पार्ट ऑफ अ मीटिंग एट CM ऑफिस, रावी सिटी का जो प्रोजेक्ट है रोडा का, सो आई टॉक्ड अबाउट इट ओवर देयर कि जी ये लाहौर के सारे स्कूलों के प्रिंसिपल बैठे हैं, वेयर इज साउथ पंजाब, आवर गर्ल्स, आवर चिल्ड्रन, वेयर आर दे? वो आके कहाँ रहेंगे? उनके लिए हॉस्टल बनाए जाए, एक विंग बनाई जाए जहाँ पे मुल्तान के, जहाँ पे भावल नगर के, जहाँ पे भावलपुर के, जहाँ पे छोटे इलाकों के, कच्चा खूह के, उन इलाकों के बच्चे जिनके नाम भी शायद लाहौरियों को नहीं आते, तो वो लोग भी इंक्लूसिव हो, और डेरा बकी के, DI हान के। सो ये एक एजेंडा में कहना, जहाँ पे हमने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की, रहीमीन गंडापुर के हवाले से भी बात की, आप खुद एक खातून है, मैं मरीम नवाज साहबा के हवाले से बात करना चाहूंगी। आपको एक CM, हाँ, बेटर ऑप्शन उस्मान बुज़दार रहेंगे या अलीमीन गंडापुर साहब? इन दोनों के दरमियान अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें तो कोई कंपैरिजन बनता है? बेहतर कौन है इनमें से? आई डोंट नो, बट आई थिंक अमीन ही विल डू बेटर, बिकॉज़ उन बुज़दार साहब को तो सीलिंग का भी नहीं पता था कि ग्लास सीलिंग है, एंड ही यूज्ड टू आस्क बिफोर एवरी मीटिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। So at least is better equipped with information. अब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से आपको लगता है कि वो एक अच्छी CM बन सकती, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को लीड किया,
उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने ये किया, ये क्राउड पुलर हैं, इस किस्म के बयान सामने आते हैं। अभी हमने ऑफ द रिकॉर्ड अभी आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी, आपने माशाल्लाह एक अपना तवील पोर्टफोलियो बताया कि आपने किन किन आलमी इदारों में काम किया, कहां पर आपने पाकिस्तान के लिए सोशल वेलफेयर का काम किया। एक खातून लीडर हो या फिर मर्द ही क्यों ना एक सीएम पंजाब हो, आपको क्या क्रेडिबिलिटी नजर आती है एक सीएम पंजाब के लिए? टू बी ऑनेस्ट, पंजाब एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। हमारे पास बहुत ही जो हालात हैं वो इकोनॉमिकली हमारी मौशियत बहुत नीचे जा रही है। मरीम नवाज साहिबा हो या कोई मर्द हो, मैं जेंडर पे बिलीव नहीं करती। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना कि या वो या फिर आई विल नॉट, मैं इस बात को अगर उनकी पार्टी का मैंडेट है, क्योंकि उस पार्टी में आपने देखा शहबाज शरीफ साहब रह चुके हैं, हमजा साहब बने हैं, उसके अलावा भी मुख्तलिफ लोगों को मौके दिए गए हैं। सो इफ इवन मरीम नवाज साहिबा कम, शी हैज अ टीम, इट्स ऑल अबाउट द टीम। जो फेस होता है वो तो टीम के साथ होता है ना, आप फेस हैं, आपकी टीम आपको गाइड कर रही होती है। दे हैव ट्रेन्ड मिनिस्टर्स, इसाक डार साहब हैं, देयर आर पीपल हु हैव एक्चुअली डन दिस वर्क फॉर कपल ऑफ इयर्स, दे हैव बीन इन द गेम, दे आर क्राउड पुलर होना भी अच्छी बात है, बात करनी आनी चाहिए। और वो इंतकामी सियासत उन्होंने नहीं की। मुझे एक दो जगह बुरा भी लगा कि जब आईके साहब इतने पढ़े लिखे हो के अल्लाह और रसूल का नाम लेके नानी और बूट पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, दिस ऑल स्टार्टेड जस्ट नाउ। तो मरीम नवाज साहिबा इज अ गुड ऑप्शन, शी इज अ फीमेल और शी विल रिप्रेजेंट आवर कंट्री। ये हमारे मुल्क को एक पोलाइट फेस भी देगा। और इसके अलावा हमारा जो एक वो है कि हम बैकवर्ड हैं, यहाँ में इस्लामी ममालिक है तो हम औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं। इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और मुल्क की खवातीन के ऊपर भी एक अच्छा मेरे जैसी अच्छी ऑप्शन नजर आ रही है, वो है सीएम पंजाब। बहुत शुक्रिया आपका कायनात रज़ा। आईपीपी कायनात रज़ा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एक रिपोर्ट है वो हमने आपके साथ शेयर करनी है तमाम करेंसी नोटों के हवाले से, जिसकी तब्दीली का ऐलान अब किया जा रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद से करेंसी नोटों की तारीख क्या है, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान का जो पहला करेंसी नोट है वो पाकिस्तान ने कब प्रिंट किया था, इसके अलावा करेंसी नोट पर कायदे आज़म की तस्वीर किस साल से शुरू हुई है, फिर उसके बाद जिस तरह से नोट तब्दील हुए हैं, 500 वाले नोट थे, 5000 वाले जो नोट थे, तो वो किस तरह से बनते रहे हैं, कब कब माजी का हिस्सा बने हैं, हज पर जाने के लिए या ज़ियारतों पर जाने के लिए कौन कौन से नोट छापे जाते थे। काशिफ मुनीर ने इस पर एक रिपोर्ट रेडी की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, आजकल मुल्क के अंदर नए नोटों के हवाले से बड़ी बातगश्त है कि पाकिस्तान में अब जो है वो नए करेंसी नोट यानी नए कलर के साथ नई स्कीम के साथ आने वाले हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं आपको जब से पाकिस्तान बना है आपको बताया जाए कि पाकिस्तान में पहला करेंसी नोट कब जो है बना, जब मुल्क बना उस ज़माने में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से कौन से नोट जो है वो थे वो भी आपको दिखाया जाए। कायदे आज़म की तस्वीर का पहला नोट जो है वो कब शाया हुआ, 100-500 के जो नोट हैं वो किन किन सालों में आए, 1971 में जब मुल्क 2 लाख हुआ तो उस ज़माने में करेंसी किस तरह तब्दील की गई, ये भी आपको आज सारा हम बताएंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक म्यूजियम के जनाब तनवीर अफजल साहब, उनसे पूछेंगे। तनवीर साहब, सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दीजिए कि ये नोट सारे लगे हुए हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट्स हैं। पाकिस्तान का पहला नोट कब छपा, उस वाले से ज़रा डिटेल बता दीजिए। जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई तो 1947 के अंदर तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट्स थे उन्हीं के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान उर्दू में और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख कर वही नोट 1 साल तक इस्तेमाल हुए। 1948 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी पहली बैंक नोट की सीरीज़ जो इशू की, उसके अंदर 5, 10 और 100 रुपये के मालियत के नोट थे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुपये का नोट 1949 के अंदर इशू किया। इसी के साथ ही 1 रुपये का नोट हुकूमत पाकिस्तान ने भी इशू किया। यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोट जारी करना शुरू किए। कायदे आज़म की तस्वीर के साथ पहला नोट 100 रुपये का आया जो कि 1957 के अंदर इशू किया गया। इससे पहले जितने भी नोट थे उनके ऊपर कायदे आज़म की पोर्ट्रेट नहीं थी। इस नोट के बाद से आने वाले तमाम नोटों के ऊपर कायदे आज़म की पोर्ट्रेट जो है वो प्रिंट की गई। अगर हम आगे चलते हैं तो 500 रुपये का नोट पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर 500 रुपीज़ का नोट जो है वो 1964 के अंदर फर्स्ट टाइम इशू किया गया। 1971 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुए तो हमने नोटों के जो कलर थे, कलर स्कीम थी, वो इमीडिएटली चेंज कर दी।
जबकि उनके डिज़ाइन जो थे वो एज इट इज़ 1971 में जो नोट यूज़ हो रहे थे वैसे ही रहे। 1971 के बाद हमने जो है वो अपने नोटों की सीरीज़ जो है वो डिज़ाइन जो है वो चेंज किया और 1976 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो 5, 10 और 100 रुपये का नोट जो है उसका डिज़ाइन इशू किया गया। यहाँ से फिर नोटों की एक नई सीरीज़ जो है वो जारी होना शुरू हुई। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर 1000 रुपये का नोट पहली दफ़ा 1988 के अंदर इशू किया गया, जो कि नीले कलर का था। अभी मौजूदा सीरीज़ के नोट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2005 के अंदर सबसे पहले 20 रुपीज़ का नोट। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करने जा रहे हैं एक परफेक्ट मैच के हवाले से जो कि कल हमने देखा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लेकिन अभी स्टूडियोज़ में भी हमारे पास एक परफेक्ट मैच मौजूद है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन्स पर भी इस वक्त देख रहे होंगे। हिलाल का जो बिग टाइम है वो इस वक्त हमारी टेबल पर मौजूद है, जो कि हम दोनों अभी खाने वाले हैं, चखने वाले हैं, और पहले भी खाते रहते हैं, चखते रहते हैं। और जो इनके फ्लेवर्स हैं, 4 एक्साइटिंग फ्लेवर्स इनके मौजूद हैं, जो कि मार्बल है, प्लेन है, फ्रूट एंड चॉकलेट में अवेलेबल है। और हिलाल की जब हम बात करते हैं तो किसी भी तरह से वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और जो चाय के साथ एक फेवरेट जो परफेक्ट मैच होता है स्नैक आपको मिल जाता है, वो आपको बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी मेरी और अनवार की ना ब्रेक में ये टसल चल रही थी, मैंने कहा अपने मार्बल वाला क्यों नहीं खोला, इन्होंने कहा कि बस नहीं खोला। मैंने कहा तुमने प्लेन वाला क्यों खोला, क्योंकि मुझे प्लेन वाला पसंद है। तो जैसे बच्चे नहीं होते, नहीं मैंने तो वही वाला खाना है, तो ही इज लाइक नहीं मुझे ये प्लेन वाला केक जो है वो पसंद है। तो ये एक परफेक्ट मैच है चाय के साथ। तब बनता है जब वो जो एक हमारी आदत है ना घर में भी डुबो के खाने की, तो मेरा ख्याल है अच्छा मैं जरा आप भी ट्राई करें। यार मेरी चाय आधी हो गई है, खत्म होने वाली होगी, तो मैंने अगर डुबोया ना तो बेचारा डुबो जाएगा। लेकिन हाँ, वो खवातीन जिन्हें घर में कुकिंग करने का बहुत शौक है उनको मैं ये बता दूं कि जब आप कस्टर्ड ट्रैफल बनाते हैं ना, तो उसमें अगर आप ये बेक टाइम के केक्स को ऐड करेंगे तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसके अलावा वहां पर भी आपको परफेक्ट मैच नजर आएगा। और जैसे ये चॉकलेट मार्बल केक है, क्योंकि ये मैंने ऐड किए हुए हैं, अगर आप कोई चॉकलेट स्मूदी बना रहे हैं या कुछ इस तरीके से आप कोई छोटा सा डिजर्ट बना रहे हैं, तो उसमें जो मार्बल केक है ना चॉकलेट वाला, वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बिल्कुल ऐसी है, ये तो खवातीन ही बता सकती हैं कि किस चीज में ऐड करें तो क्या टेस्ट मिलेगा। मुझ जैसे जो हैं वो तो सिर्फ बच्चों से छीन के खाने में भी उनकी प्रेफरेंस होती है कि बच्चों को किस तरह से तंग किया जाए। तो हिलाल की जब हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि रेप्यूटेबल कंपनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। घर घर में ये नाम हम सबको पता है, बचपन से ही हम देख रहे हैं जिस तरह से ब्रांड डेवलप होता रहा है, जिस तरह से मेन स्ट्रीम ब्रांड्स में शामिल है। तो क्वालिटी पर जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। उसको डे बाय डे किस तरह से बेहतर किया गया, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कभी भी किया गया। तो ये एक हमारा जो परफेक्ट मैच है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उस परफेक्ट मैच पर जो कि कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ है बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया है। उनकी मुसलसल दूसरी फतह है, जबकि लाहौर कलंदर्स की दूसरी मुसलसल हार है। और लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बारे में कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से ही जीते हैं। हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने एक सीजन अपने नाम किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें इस सीजन में वापस आने के लिए कमबैक करने के लिए भी एक मजीद टाइम दरकार होगा। क्योंकि कल जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनके साथ मैच था, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 20वें ओवर की पहली गेंद पर अपना जो हदफ था वो बआसानी हासिल कर लिया। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर। तो ताबिश से न सिर्फ आज के होने वाले मैच के वाले से हम डिस्कस करेंगे, बल्कि कल वाला मैच भी उनके साथ जरूर डिस्कस किया जाएगा। तो ताबिश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताएगा ऐसा क्या हुआ कल के अच्छा लाहौर था, हाँ, 188 रन का, तो आराम मतलब इनके इतना अच्छा टारगेट देने के बावजूद कोयटा मैच जीत गया और लाहौर कलंदर्स के हाथों ये मैच निकल गया। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का मैं जो है मशकूर और ममनून हूँ, जिन्होंने मुझे वक्त दिया अपने गुफ्तगू करने के हवाले से। खास तौर पे बात की जाए लाहौर कलंदर्स ये मुकाबला है जो अपने होम ग्राउंड में हारी है। एक नन्हे से खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस वगैरह किया, तीसरे पर आकर उसने वो तमाम उम्मीद जो है उसको गलत कर दिया कि तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ सकता, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने वाला बैटर जो है मैच फिनिश नहीं कर सकता। उसने वो तमाम साबित कर दिया कि पावर अगर आप आगे तो प्रेशर मजीद होगा। अगर एक एंड से तो किस तरीके से खेलना, उस 22 साल के कराची के इलाके और से ताल्लुक रखने वाले
लियाकत खान साहब को बात कर रहा हूं मैं, ख्वाजा नाफे की, बड़ा जो है क्रेडिट जाता है लियाकत खान को, उसने काफी। ठीक है ताबिश, हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप कैमरे की तरफ मजीद आ जाएं, डिवाइस के पास आ जाएं, तो आपकी आवाज भी मजीद बेहतर हो जाएगी। मैं यही कह रहा था कि नन्ना सा खिलाड़ी है ख्वाजा नाफे, और उसने बड़ी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बड़े जबरदस्त अंदाज से उसने बैटिंग किया, और उसने ना सिर्फ बैटिंग का मुजाहरा किया, उसने उन तमाम जो किरदार थे जो ये बातें करते थे कि मैच फिनिश करना हमारा काम नहीं है, उसने करके दिखाया। एक नन्ना सा खिलाड़ी आया, उसने 39 रन की स्ट्राइक रेट के साथ 60 रन बना 31 गेंदों पर, जिसमें शानदार और दिलकश छक्के शामिल थे। और उसने जिन खिलाफ बॉलर के छक्के लगाए हैं वो खास तौर पर पाकिस्तान के पाए के बॉलर थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, ये पाकिस्तान के टीम का हिस्सा हैं, और ये आपके पाए के बॉलर हैं। उसको उसने दिन में नहीं रात में भी तारे दिखा दिए, जिस अंदाज से उसने बैटिंग का मुजाहरा किया। यकीनी तौर पर ख्वाजा नाफे का कॉन्फिडेंस हुआ होगा, लेकिन इसमें जिस अंदाज से आपने सवाल किया ना कि क्या वजह बन रही है कि लाहौर कलंदर्स जो है इतना बैकफुट पे चली गई है, दिफाई चैंपियन, दो विनिंग चैंपियन, क्यों बैकफुट पे गई? अच्छा, मैं ताबिश ये बोलूंगी कि सिर्फ डिफेंसिव उसमें मूड में ही नहीं, डिफेंस चैंपियन ही नहीं, बल्कि उसके अलावा हम देखा जाए तो इसमें बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं ये दोनों प्लेयर्स हमें। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। एक बात मैं वही कंटिन्यू करना चाह रहा था, अपनी ही बात। आपने बिल्कुल एक अहम नुक्ता उठाया है, खास तौर पे अगर बात की जाए, आपको याद होगा हारिस रऊफ का काफी ज्यादा हाई था इस इनिंग्स से पहले, खास तौर पर अगर बात की जाए इस इवेंट से पहले उनका मोमेंटम काफी हाई था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया, और उस बात यकीनी तौर पर उन पर आए होंगे। जो आने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनके अमाल से, उनके किरदार से, उनकी कारकर्दगी का कुछ ना कुछ असर तो पड़ा है जनाब हारिस रऊफ पर, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो काफी खराब दिखाई दे रही है। आप अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बड़े इवेंट से पहले कर दें तो उस पर मेंटली प्रेशर होगा, जिसका यकीनी तौर पर नतीजा सामने आप देख रहे हैं कि 2 मैचेस में वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। हारिस रऊफ नए बॉल के बॉलर हैं, लेकिन वो पुरानी बॉल को भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो इसका कुछ ना कुछ तो खामियाजा वो भुगत रहे हैं, और जिसमें अहम किरदार जो है जनाब चेयरमैन क्रिकेट। लेकिन कुछ ना कुछ तो हो, लेकिन इतना ज्यादा तो ना हो कि हारिस रऊफ हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्कोर उन्हें पड़ रहा है, और जो कंसिस्टेंसी के साथ वो स्कोर खा रहे हैं। पिछले बहुत से टूर्नामेंट्स में भी हमने देखा, पाकिस्तान सुपर लीग में भी देख रहे हैं, वनडे में भी देखा, T20 में भी देखा, टेस्ट मैचेस में भी देखा, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हारिस रऊफ। तो वो तो अब बेहतर जो है वो टीम स्टाफ या जो कोचेस हैं वो देख सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्यों खराब है। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स भी हैं, अगर हम फखर जमान की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, शाहीन अफरीदी भी जब बैटिंग कर रहे हैं तो वो उस तरह से स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। सेम वही परफॉर्मेंसेस हैं इन तमाम लोगों की जब वो पाकिस्तानी टीम को सर्व कर रहे होते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे प्लेयर्स में नहीं है, वो अगर नेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर किसी लीग में भी जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपने बड़ा एक अहम नुकता उठाया है। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ना वो उस वक्त टीम मैनेजमेंट पे जाता है। लाहौर कलंदर्स की इस वक्त मैनेजमेंट क्या फैसला कर रही है, काफी उन्हें ड्रॉबैक्स का सामना करना पड़ा। इस इवेंट से पहले उनके पास जो बेहतरीन लेग स्पिनर थे राशिद खान, उनकी अदम मौजूदगी ने इस डगआउट में काफी जो हमलात खराब किए हैं। दूसरी जानिब बात की जाए, इनके ओपनिंग पेयर जो है वो उस तरीके से जेल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पहले आपको याद होगा फखर जमान करते थे, उनके साथ फखर जमान शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट होते, लेकिन इस वक्त क्योंकि साहिबजादा फरहान जिस तरह से उभर के सामने आया, 2 मैचेस 2 50s, लेकिन उनकी निफ सेंचुरियां भी रायगा जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, जब सीनियर खिलाड़ी आपका साथ नहीं देंगे तो जूनियर खिलाड़ियों पर प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है। इसके अलावा क्योंकि लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में ये मैच हो रहा है और लाहौर के पास तो एक एडवांटेज पहले ही मौजूद है कि उनकी जो क्राउड है उन्हें वहां यकीनी तौर पर सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं तो उससे उनके क्राउड का मोमेंटम भी डाउन हुआ होगा। आप इस वक्त क्योंकि लाहौर में मौजूद हैं और ये आप वहां से प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं यहाँ कराची में मौजूद हूँ और ये तमाम देख रहा हूँ, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 सबसे मकबूल जो फ्रेंचाइज हैं, कि लाहौर एक कराची, उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब वो अच्छे तरीके से नहीं खेलते तो उसका टर्नआउट जो है क्राउड की शक्ल में सामने भी आता है, फिर क्राउड कम आती है, उस तरीके से नहीं आती, उस तरीके से सपोर्ट भी नहीं करती है। तो काफी जो है चीजें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं खासतौर पर PSL पर।
अच्छा ताबिश, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा ना कि राशिद खान नहीं है और यही वजह है कि बड़ा प्रेशर आ गया है बाकी बॉलर्स के भी ऊपर, राशिद खान का ना होना या फिर उनकी एब्सेंस लाहौर कलंदर्स को कितना टफ टाइम दे सकती है? क्योंकि अभी तो बहुत से मैचेस बाकी हैं, 2 वो ऑलरेडी हार चुके हैं, स्टार्ट उनका इतना अच्छा खासा हमें नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया। आपने जिस अंदाज से अपने सवाल को मुकम्मल किया, आपने इसी में जवाब ढूंढ लिया है। अगर बात की जाए राशिद खान अगर ना हो तो इसका ये मतलब नहीं आप ट्रॉफी अपनी उस पे हाथ धो बैठे। आपको चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान T20 के कप्तान हैं, उन्हें चाहिए कि वो यहाँ आकर इस वक्त साबित करें। जो लोग तारीफें करते थे PSL के दौरान शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की, उस वक्त तो उन्हें एडवांटेज था ना, काफी बड़े बड़े नाम इसी टीम के साथ जुड़े हुए थे। अब अप डाउन आएंगे तो क्या शाहीन शाह अफरीदी उस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करेंगे? कल अगर जिस अंदाज से ख्वाजा नाफी ने तीसरे ओवर में छक्का लगाकर शाहीन शाह अफरीदी को भी मिड ऑन पर छक्का लगाया और बता दिया कि इस अंदाज से बैटिंग की जाती है, तो शाहीन शाह अफरीदी को भी यूटिलाइज नहीं बताना होगा किस तरीके से जो है तजर्बेकार गेंदबाज साबित करते हैं अपने आप को। मोहम्मद आमिर भी तो साबित करके दिखा रहे हैं ना, 2 मैच उन्होंने खेले, उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि मैं लीग स्पेशलिस्ट बॉलर हूं। आप अगर मुझे लीग देखना तो मैं 4 ओवर का अच्छा बॉलर हूं आप, लेकिन मुझे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना रहे हैं तो ये मेरे साथ ज्यादती, क्योंकि ये जो फैसला मोहम्मद आमिर का है उन्होंने खुद ने लिया है। अगर वो खुद ही रिवर्स करते हैं तो फिर कुछ बोर्ड भी उससे मुताबिक सोच सकता है। लेकिन आया जिस अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे हैं लीग्स में, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं तजर्बे को इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और वो उसे इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। और ताबिशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि कंपैरिजंस ड्रॉ किए जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, हारिस रऊफ की बात कर लें कि अपने प्राइम टाइम में इस वक्त ये दोनों बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर हैं वो इन्हें बीट करते दिखाई दे रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस मोहम्मद आमिर हैं, तो फिर क्यों जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या जो प्लेयर्स हैं वो मोहम्मद आमिर से फिर क्यों नहीं सीखते? सर आप इतने माशाल्लाह अच्छे हैं और इतने अच्छा सवाल आप करते हैं, ये आप में ही जो है हुनर है अच्छे सवाल करने का। खास तौर पे बात की जाए ना, आपके और सवाल होते हैं वो मासूमाना सवाल होते हैं, लेकिन दूसरी जाने पे जो अरबाब इख्तियार है ना, उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए। मैं अक्सर क्रिटिसिज्म करता हूँ, लोग समझते हैं शायद पता नहीं क्या मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, मैं ऐसे बरस रहा हूँ, लेकिन इसमें काफी अहम जो किरदार होता है ना वो घर के सरबराह का होता है। आप देखें, आप मोहम्मद आमिर से अभी खिदमत लेंगे, कल तक आप ही ने मोहम्मद आमिर के लिए दरवाजे बंद किए थे, आप ही ने मोहम्मद आमिर को बताया क्रिकेट बोर्ड नहीं है, आपको अगर खेलनी है क्रिकेट तो आप जाएं लीग क्रिकेट खेलें। आप टिंटेड खिलाड़ी आपने और मैंने तो उन्हें टिंटेड खिलाड़ी कहकर उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए थे। अब बाद उन्होंने अपनी जो है तमाम जो कसूर था, जो तमाम उन्होंने करियर के अंदर एक बड़ा जो गुनाह किया था उसका अजाला वो कर ही आए थे। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने में आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, इसके बाद 2019 के बाद उनके लिए क्रिकेट कैरियर के दरवाजे ऐसे बंद किए गए। एक साबिक फास्ट बॉलर ने एक फास्ट बॉलर के लिए दरवाजे बंद किए, तो तमाम तर चीजें खावर साहब ऐसे होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वक्त में मुझे यही डर है, आपने बात की ना कि ख्वाजा नाफे आए, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, साहिबजादा फरहान इस वक्त मौजूद है, मुझे यही डर है जब सियासी भर्तियां होती है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और फिर यसमैन पॉलिसी पर खुलकर अमल दरामद होता है। इस वक्त भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ना, आमिर का चले माजी दागदार है, अहमद शहजाद का तो माजी कुछ इस तरह का हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि अहमद शहजाद जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको खासा अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तानी फैंस की तरफ से, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा लोग उनके हक में बोलते हुए हमें नजर भी आए, लेकिन आज वो कहीं पाकिस्तानी टीम का हमें हिस्सा भी नजर नहीं आते। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, PSL में भी वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो ये वही बात आ गई कि गुड बुक्स में आना कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। असल में आपकी मोनोपोली होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं, मेरी अब से चंद दिनों पहले एक खिलाड़ी पाकिस्तानी है, उनसे गुफ्तगू भी हुई थी, जुल्करनैन हैदर साहब, उन्होंने कहा कि मोनोपोली होती है हर किसी की और मोनोपोली की वजह से ही खिलाड़ी जो है टीम के में होते हैं। अगर अहमद शहजाद उस दौर में टीम में थे तो उस वक्त वो काफी करीब थे शाहिद खान आफरीदी साहब के, जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के दामाद हैं, और उस वक्त एक ग्रुप सर्कल था, आपको भी याद होगा 2010, 2011, 2012 सर्कल था। उमर अकमल जो है वो भी करीब थे शाहिद आफरीदी के, फिर अहमद शहजाद करीब थे, फवाद आलम को आप टीम में देखती थी। अब ये तमाम जो तीनों नाम मैंने लिए, नाम कहाँ है? ना तो फवाद आलम पाकिस्तान में कराची में, वो USA में, उमर अकमल जो है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, वो इस वक्त कराची भी आए थे 1 महीना पहले SPL जब हो रही थी। अहमद शहजाद को हमने BPL में देखा, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे। तो ये तमाम तर चीजें इस तरीके से
ने अपना रुख तब्दील किया, इस तरीके से हवा ने अपना रुख मोड़ा है कि ये तमाम तर खिलाड़ी जो है ना उन सफों के हिस्सा बन गए हैं जो सफे अब कोई खोलना नहीं चाहता है, ना जाने क्यों। और जो आने वाले लोग हैं ना वो यस मैन पॉलिसी पर अमल दरामद करें। आपने मुझे रोका था उस वक्त बात करने से, मैं ये बात अपनी मुकम्मल करना चाह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब आपके घर का सरबराह बेहतर नहीं होगा, वो मेरिट पर नहीं आएगा, वो सिफारिशी कल्चर के तहत क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनेगा। आप देखें, आप इस वक्त जहां से प्रोग्राम कर रही है, लाहौर से कर रही है प्रोग्राम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद में, और ये दोनों जो क्रिकेट की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, दोनों एक बड़े शहर रहे हैं, दोनों में काफी प्रोड्यूस, लेकिन बात ये पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड जो बनाया गया उसमें ना तो कराची के प्रेसिडेंट को शामिल किया गया नदीम उमर साहब को, ना ही लाहौर वाले उनको शामिल किया गया, लाड़कान और डेरा गाजी खान के लोगों को शामिल किया गया। इनकी क्या क्रिकेट में आपने तो मजाक बनाया हुआ है, तरह से सिलेक्टेड लोगों को लाने का मुकम्मल पॉलिसी बनाइए। और कल एक और खबर आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे चली कि आईपीसी के जो अमल दरामद होती है अब उसको भी खत्म कर दिया थी, वो आपके साथ मुंसलिक थी, लेकिन आपने वो तमाम चीजें दिखाई, मजाक बनाया इस क्रिकेट का। दूसरे दिन इसकी नशरियात, खुदा खैर कर कल का मैच बेहतर हुआ, अच्छा हुआ, जो शायकीन क्रिकेट ने एंजॉय किया। और जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंतजामात भी इतने गैर मुतमईन हैं कि लोग जो हैं वो एंजॉयमेंट मुकम्मल तरीके से कर नहीं पा रहे। बहरहाल जो आज का होने वाला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से, कौन सी टीम आपको टफ टाइम देता हुआ नजर आ रही है? लोगों के लिए इस वक्त फेवरेट कौन सी है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा इस वक्त फेवरेट जिस अंदाज से इस्लामाबाद ने यकीनी तौर पर मैच जीता, और मुल्तान भी, क्योंकि आप याद होगा तो उनकी भी काफी ज्यादा फेवरेटिज्म रही है पीएसएल के अंदर, शायकीन क्रिकेट काफी ज्यादा उन्हें पसंद। एक अहम नुकता खास तौर पर मुल्तान का ये है क्योंकि जिस अंदाज से उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, मुल्तान हो या फिर इस्लामाबाद हो, दोनों के पास एक शानदार बैटिंग ऑर्डर है। और खास तौर पर अगर बात की जाए इस्लामाबाद के पास तो 8वें नंबर तक बैटर्स मौजूद हैं, और यही सिलसिला बरकरार है मुल्तान के पास। तो आज का जो मुकाबला है वो कांटेदार मुकाबला यकीनी तौर पर होना है, और जो टीम उसका मोमेंटम वैसे ही हाई होना है, और ये एडवांटेज होगा खास तौर पर अगर मैं बात करूं मुल्तान के पास, अगर आज वो मैच जीते हैं, क्योंकि उनका जो आगे आने वाले मैचेस हैं मुल्तान में भी उन्हें, तो वहां उन्हें काफी ज्यादा क्राउड का जो है सपोर्ट हासिल होगी। आया अगर आपके बारे से बात की जाए तो पिंडी स्टेडियम में मैचेस होने, लेकिन क्राउड उस तरीके से इस्लामाबाद का आता नहीं है सामने जिस तरीके से हम देखते हैं। तो खास तौर पर पेशावर का क्राउड है और वो आता है, इस्लामाबाद के क्राउड जो उस तरीके से आता है, जिस तरह से हम देखते हैं कराची में क्राउड उस तरीके से पीएसएल में एंगेज नहीं होता, तो ये एक वजह सामने आती है। ठीक है ताबिश, एक और पैटर्न है जो कि सेट हो चुका है, जिसने पाकिस्तानी नेशनल टीम के लिए बहुत से फायदे भी किए हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि उस चीज़ का नुकसान भी हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग में आप परफॉर्म करते हैं तो डायरेक्ट टिकट टू नेशनल टीम आपको मिल जाता है। तो जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स खेल रहे हैं, और यही बारहा कहा जाता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जहांदाद खान ने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नाफे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और सोशल मीडिया भर गया था कि इनको फ़ौरन नेशनल टीम में लेकर आ जाएं। तो हम लोग क्यों फिर इतनी जल्दबाजी में पड़ जाते हैं इन तमाम प्लेयर्स को नेशनल टीम में लेने के लिए जो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हैं और T20 की ही सलाहियत रखते हैं? ना हमारा वनडे पर फोकस है, ना ही टेस्ट प्लेयर्स पर फोकस है। डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स इतनी मेहनत करते हैं उनका कहीं भी नाम नहीं आता। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, आपने जो गुफ्तगू की बड़ा शानदार आपने सवाल किया। यही हमारे क्रिकेट का मयार रह गया है। पहले हम जो है पाकिस्तान की टीम बनाते वक्त काफी सोचते थे एक खिलाड़ी जो है 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेलता था, इसके बाद कौमी टीम उसे ग्रीन कैप नसीब होती थी। अब ये ग्रीन कैप जो है तोहफे में भी मिल जाती है। अब ऐसा लग रहा है जिस तरह सियासी मामले दिखाई दे रहे हैं ना, नवाजने का कल्चर यहाँ जैसे सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है, इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी मामला होते हुए दिखाई देते हैं। एक कॉल पर जो है टीम के अंदर लोग आ जाते हैं। आपको याद होगा 2009 में शायद आपने भी वर्ल्ड कप T20 देखा होगा जो हम जीते थे, और शाहजेब अहमद साहब टीम के उस वक्त ओपनर बैटर थे और उनका कहीं अता पता नहीं था, लेकिन वो ना जाने कहां से आ गए, एक खलाई मखलूक के जरिए वो आ गए टीम के अंदर, और इसके बाद वो पैराशूटर की तरह टीम में रहे और फिर वो फौरन गायब हो गए। अब इस वक्त वो यूएसए में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का तो ऐसे भी तो सत्यानाश करने वाले लोगों ने किया है ना, जो अरबाब इख्तियार थे। तो हम यही कह रहे हैं, वहाब रियाज पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर के तौर पर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। आपने उनको 2 एक्सपेरिमेंट दिए, जिनमें एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 विकेट और 6 ओपनर बैटर खिला दिए और नताइज कुछ नहीं आए। तो कहूंगा कि ऐसे नताइज लाए, आपके मिडिल ऑर्डर जो 5, 6, 7 नंबर आपका बिल्कुल वीक है। आपको यहाँ पर एक अच्छा बैटर चाहिए, एक अच्छा
चाहिए जो आपको वर्ल्ड कप में आपके लिए कारामद साबित हो। इसके अलावा एक और अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान टीम बनाते हुए जो अरबाब इख्तियार उन्हें सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप जो स्टैट्स देखकर टीम बना दें, आपको उन ग्राउंड्स में जाना, वहां देखनी चाहिए क्या पिचेस है, क्या मयार है उस क्रिकेट का, इसके बाद उन खिलाड़ियों को पिकर चूज करना चाहिए। अगर वो खिलाड़ी उस मयार को पूरा उतरते हैं तो वो जाकर बैनुल अक़वामी पिचेस पर परफॉर्म करके दिखाएंगे ना। इंडिया की, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की जहाँ ड्रॉप इन पिचेस हैं, यहाँ पाकिस्तान में जो फ्लैट पिचेस हैं, हर बैटर के लिए ये पिचेस जन्नत है और बॉलर्स के लिए जहन्नुम है। तो यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान के, हमें बेहतर करना होगा। कल भी एक साफी ने सवाल उठाया, स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो हर किस्म के पिच पर जो है वो अपना जादू जगा सके। बहुत शुक्रिया आपका स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ मौजूद थे। और कल होने वाला मैच और पीएसएल सीजन 9 का आज होने वाला जो मैच है उसके ऊपर हम उनकी एनालिसिस लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज के साथ, और ये हमारी कुछ वायरल वीडियोस होती हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आज तो इतनी मजे मजे की वीडियोस हैं कि मैं खुद हैरान हूं। ऐसे ही अफगान दारुल हुकूमत काबुल का हम रुख करेंगे, जहां पर तालिबान ने रिश्वत लेने के इल्जाम में ना सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया है बल्कि तो एक तरीके से इंसानियत के हवाले से कुछ ऐसे जहां पे यूं कह लीजिए कि सिंपली कि जहां पर जंगल का कानून होना और कोई कानून नाम की चीज ना हो, तो वहां पर इसी किस्म के फैसले लिए जाते हैं। और यही वजह है कि अफगानिस्तान में आए रोज इस किस्म के वाकयात जो हैं वो इस तरह से रिपोर्ट होते हैं कि लोगों को गधे पे बिठाया जाता है जिसने रिश्वत ली हो या चोरी की हो, और या फिर हम ये देखते हैं कि उनके चेहरे पर कालिक मल दी जाती है और फिर साथ ही साथ उन्हें वहां पर चक्कर लगवाए जाते हैं पूरे इलाके में, तस्लील की जाती है। क्योंकि आईनो कानून को मौजूद नहीं है, कोई भी तरीकेकार नहीं है, इसलिए मन मर्जी की जो सजाएं हैं वो दे दी जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक और वीडियो है जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। फैशन वर्ल्ड से ये खबर है जहां पर हम देख रहे हैं कि नए नए फैशन मुतारिफ करवाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई एक तरीकाकार, कोई एसओपीज मौजूद नहीं है, कोई आईनो कानून मौजूद नहीं है। किसी भी किस्म का फैशन कर सकते हैं, चाहे उसमें किसी की तस्लील हो रही हो, चाहे किसी जानवर का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ये जो मनाजिर हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ लिबास बल्कि जूतों में भी उनको डिजाइन जिस तरह से किया गया है। ये हाई हील्स एक खातून है जिन्होंने पहनी हुई है, और उनकी हाई हील्स के अंदर जानदार चूहे मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं खुद जब ये इस वायरल वीडियो को देख रही थी और पढ़ रही थी कि आज हम इसको डिस्कस करने वाले, तो मैं भी एक लिहाज से कंफ्यूज थी कि हमने देखा है कि हाँ ये न्यूयॉर्क फैशन वीक हो या मिलान फैशन वीक हो, इसमें ऐसे ऐसे आइडियाज के साथ मॉडल सामने आती हैं या कोरियोग्राफर सामने आते हैं कि जो कि एक ऐसा नया फैशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पर जो जानवरों के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं वो भी हम लोग देखते हैं कि इस चीज को बड़ा क्वेश्चन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो आज यहाँ पे एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर जानदार चूहे हैं। वैसे तो अमूमन पाकिस्तान में मुझ जैसी खवातीन चूहों को देख के दौड़ लगा देती हैं, क्योंकि मुझे याद है एक जगह पे मैं जब प्रोग्राम के लिए मौजूद थी, 7 बच्चों के थे अनवार, और स्टूडियो में ना चूहा आ गया था। आप यकीन करेंगे मेरे गेस्ट बैठे हुए थे और मैं स्टूडियो छोड़ के भाग गई थी। मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बुलाने के लिए आए, मैं कहती हूँ नहीं पहले चूहा बाहर जाएगा फिर मैं स्टूडियो में आऊंगी। लेकिन क्या आप भी बहुत सारे फैशन वीक्स जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, रैंप अप वॉक कर चुके हैं, कभी आपको इस किस्म की ऑफर हुई कि कुछ ऐसा करना है इंटरेस्टिंग? यहाँ पर तो इतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते डिजाइनर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि फिर जिस तरह से तनकीद की जाती है और फिर लोग डिजाइनर्स का बॉयकॉट भी कर देते हैं। लेकिन बाहर इन तमाम चीजों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, पसंद किया जाता है, और जिस तरह से फिर ये चीजें वायरल हो जाती हैं। अब जिस तरह से खातून जो है, मॉडल जो है, ये अपना फोटोशूट भी करवा रही हैं, जो लोग पास से गुजर रहे हैं वो भी उस पर कोई एतराज करते नहीं दिखाई दे रहे कि जो जानवरों के साथ जो किया जा रहा है वो बहुत बहुत गलत है। और बहुत से ऐसे सारिफ हैं जिन्होंने फिर इस वीडियो पर कमेंट्स भी किए हैं, जानवरों के हुकूक के खिलाफ इसको करार दिया है और ये भी मुतालबा किया है कि इस फैशन के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर। अच्छा अनवर, चूंकि आप खुद भी इस फील्ड में काफी हद तक काम कर चुके हैं, तो जरा मेरा अलग हाथ एक दो सवाल हो जाए। मुझे पहले ये बताइए कि लोगों का मकसद ही क्या ये होता है कि हम वायरल हो जाएं, हम
अटेंशन ग्रैब करना। आप अपने ब्रांड को नोन करने के लिए, ब्रांड को फेमस करने के लिए इस तरह की जो हरकतें हैं, ये जो फिर इसको जो नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे, तो वो इस तरह की हरकत की जाती है। अभी लेकिन कभी-कभी इसका नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान भी, कंट्रोवर्सीज जब क्रिएट होती हैं तो फिर हमेशा फायदा नहीं होता आपको, फिर आपको उसका नुकसान भी होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसका बॉयकॉट भी कर देते हैं, जैसा कि हमने आजकल ज़ारा का भी देखा था। मामले में ज़ारा एक ब्रांड है, उसका हमने देखा कि किस तरह से फिर लोगों ने उसका बॉयकॉट किया है। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी होती रही है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ के सेगमेंट पर, और हम आज ये हेल्थ हमारी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो एक दो टर्म्स थे ना, कॉस्मेटिक सर्जरी के और प्लास्टिक सर्जरी के, तो बहुत से ऐसे लोग जिसपे हम भी पहले शामिल ही रहे हैं, हम इन दोनों सर्जरीज को एक ही समझा करते थे। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनको किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, रहनुमाई लेंगे, और किस तरह से चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाया जाता है, वजन को कम करने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं। इन तमाम प्रोसीजर्स को हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह बाल लोगों के गिर रहे हैं तो वो बाल भी लगवा रहे हैं, और ये तमाम जो प्रोसीजर्स हैं बड़े सेफली किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे में हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अमीन आलम, जो कि कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। लेट्स स्टार्ट विद कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी। सबसे पहले तो जरा ये डिफरेंस, ये कंपैरिजन ड्रॉ कर दीजिए कि ये दोनों हैं क्या। एक्चुअली जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं। इसको अगर एलेबोरेट करें हम इसमें, तो प्लास्टिक सर्जरी में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आती है, फिर उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी आती है, एस्थेटिक सर्जरी आती है, फिर इसकी फर्दर मतलब सब ब्रांचेस हैं, जैसे राइनोप्लास्टीज हैं, लोग इसके लिए करते हैं, लाइपोसक्शन है, इट्स अनदर फील्ड, और बर्न्स है। बर्न्स में एक वाइड वैरायटी है आपकी, वो उसको पेशेंट को ट्रीट करते हैं। फिर हैंड सर्जरी है। तो प्लास्टिक सर्जरी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। लोगों का फॉल्स कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो प्लास्टिक सर्जरी है वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए यूज होती है। नो डाउट प्लास्टिक सर्जरी उसके लिए भी यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स के लिए भी यूज होती है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की बाकी सारी भी ब्रांचेज हैं। लेकिन जैसे आपने डिफाइन करते करते आप एस्थेटिक पे लेके गए, आपने मुझे वहां पे कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे देखा एस्थेटिक लैब, एस्थेटिक सर्जन, तो ये एस्थेटिक और कॉस्मेटिक्स एक नहीं है? नहीं, ऑलमोस्ट एक है, लेकिन उसमें थोड़ा ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट आ जाता है, जिसमें ज्यादा रिजुविनेशन ब्यूटिफिकेशन आती है, उसको एस्थेटिक्स के सेंस में लेते हैं। ठीक है। कॉस्मेटिक्स के लिए लाइक आपकी, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ब्रो लाइन है, जैसे इसके लिए आप इसको एलिवेट करना चाहते हैं, ब्रो लिफ्ट करना चाहते हैं, और नोज है, आप समझती हैं कि मेरी नोज मेरे चेहरे पे फिट नहीं है, मैं चाहती हूँ इस तरह की खूबसूरत हो जाए, लिप्स है मेरे ये ऑगमेंट हो जाए, थीन है, इसकी आउटलाइन ज्यादा बेहतर हो जाए। यस यस ठीक है। और बाकी एस्थेटिक्स में जैसे हम लोग ये एस्थेटिक ड्रग्स है, बोटॉक्स यूज करते हैं, बोटुलिनियम टॉक्सिन। नहीं, अगर मैं अपने लिप को कलर टिंटेड करवाना चाह रही तो एस्थेटिक हो या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाऊं? एस्थेटिक के पास। ठीक है। और प्लास्टिक सर्जरी की जो बुनियाद थी वो तो उन लोगों के लिए थी जो कि नेचुरली जिन्हें कोई इश्यूज हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट में खुदा न खास्ता, जिस तरह बर्न्स की बात कर रहे हैं, तो तब ये इनिशिएट हुआ था ये सारा मामला, और फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन सारी है। यस इनिशियली जो था कि उसमें मतलब आपका जैसे मैं समझता हूँ कोई चीज लॉस हो गई है, नोज कट गई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, बुरी तरह से वो जख्मी हो गई, टूट फूट गई, उसकी शेप खराब हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई, तो उसको करेक्ट करने के लिए या उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल है। सिमिलरली आपका लिप लॉस हो गया ऊपर वाला, आप उसको इसी तरह आपका जैसे ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर में आपके जैसे ब्रेस्ट है फीमेल में, वो मतलब उसको ज़ाया करना पड़ता है, काट दी जाती है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दोनों तरफ से मतलब। तो प्लास्टिक सर्जरी की जो असल डेफिनेशन है, टू रिप्लेस लाइक विद लाइक। ठीक है। दिस इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो जो आपकी चीज लॉस है उसको, दिस इज आल्सो कॉल्ड है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो पाकिस्तान में सर इसमें प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक और एस्थेटिक सर्जरी का रुझान कितना देख रहे हैं लोगों में? ये कितनी पॉपुलर है, और दूसरा ये कि कितनी नॉर्मल होती चली जा रही है? आजकल जो मैंने देखा है यंग जनरेशन में, उसमें बेसिकली कॉस्मेटिक का रुझान हो रहा है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है, फेशियल रिजुविनेशन है, उसमें लोग कहते हैं कि मतलब मेरे चेहरे के जो रिंकल्स हैं वो बेहतर हो जाए, वो खत्म हो जाए। या फिर अंडर आइज जिनके कुछ बैग्स हैं, जैसे आई बैग्स होते हैं, या उनके वो
डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए होते हैं, ये फोल्ड ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोगों का वैसे ही चेहरा जो होता है वो थिन स्लिम होता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं थोड़ा हेल्दी लुक आ जाए, तो उसके लिए आजकल एक फैट का जो है ना वो ट्रेंड चला हुआ है काफ़ी। अच्छा। फेशियल रिजुविनेशन में, ठीक है, तो वो एक ऐसा सेफ प्रोसीजर है रिजुविनेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें आपके एक ही गो में बहुत सारे जो है ना वो प्रोसीजर्स को शॉर्टकट किया जा सकता है, मतलब आपके रिंकल भी उसमें वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके आपके जो डिम्पल शिम्पल हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, वो जो प्रोन्स एंड कोन्स जितने भी बाकी सारी चीज़ें वो काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फिर जो फेस के ट्रीटमेंट्स हैं ये सेफ कितने हैं, क्योंकि अवाम का अभी भी एतमाद कहीं ना कहीं वो डरते हैं किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ जाते हुए जो कि उन्हें लगता है कि दोबारा से आर्टिफिशियली हमें वो तमाम चीज़ों को गेन करना है जो कि हमारी जवानी में थी। असल में बात पता है कि हर दौर में क्वैकरी आपको पता है कि इसने प्रिवेल किया है, लोग शॉर्टकट के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, और अक्सर ये होता है कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं टेक्नीशियंस हैं तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा अर्सा काम करके उसके बाद वो खुद ही करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि साइंस टेक्नोलॉजी एक प्रॉपर उसकी जो है एजुकेशन, उसके बाद ट्रेनिंग करके फिर आप प्रैक्टिकली जब करते हैं तो देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आप कहें कि 2 4 6 माह साल 2 साल आप लगा के आपको काम करना चाहिए तो वो नहीं होता, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रिकमेंड कि जितनी भी यंग जनरेशन है जब भी किसी प्लास्टिक सर्जन को, एस्थेटिक सर्जन को किसी को अप्रोच करें तो उसके क्रेडेंशियल्स पहले देख लें, ठीक है, अगर देख नहीं लेते तो कम से कम उससे मिल के उसको असेस करें कि वो बंदा वाकई क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन होती है, आपने पिछली दिनों सुना होगा कि एक वो अपने आपके एक्टर थे उन्होंने इसी तरह रिस्क लिया, बेसिकली वो जो उनके पीछे जो टीम जिन्होंने किया था वो इनकॉम्पिटेंट लोग थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें मिस की, निगलेक्ट की, जिसकी वजह से वो सारा जो है ना इवेंट हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मेरे क्वेश्चन ये भी है कि देखिए एक जहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर जो हैं या सर्जन जो है वो कितने काबिल है, वहीं पर एक अगर हम एज ग्रुप के हवाले से स्पेसिफिक बात करें, आपको क्या लगता है कि कॉस्मेटिक या एस्थेटिक सर्जरीज जो हैं ये इस एज ग्रुप के बाद अगर आप ले लें तो ज्यादा बेहतर रहती है, कम से कम इस उम्र के अफराद जो हैं इससे थोड़ा सा एहतियात करें, हाँ, इस एज ब्रैकेट में आने के बाद वो इस तरफ जाएं? डेफिनेटली इट्स वेरी गुड आपका जो है क्वेरी, इसमें मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि आप जब किसी एक्सपर्ट सीनियर के पास जाएंगे ना, डेफिनेटली वो पहले आपको असेस करेगा, ठीक है, असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बगैर देखे सोचे समझे कि जी उसका ऐसे हुआ है तो मैं भी ऐसे करूँ तो ये नामुमकिन है, और उसमें अक्सर ये होता है कि आपके रिजल्ट जो होते हैं ना वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिलते आपको, बल्कि उल्टा ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एक एज ग्रुप है हर प्रोसीजर की, मतलब जैसे मैंने अभी बात की कि रिजुविनेशन के लिए बात की है, कुछ लोगों का पहले फेस बल्कि है, हेल्दी है, तो अगर आप उसमें फैट डाल देंगे तो वो मोटा हो जाएगा, वो अजीब सा हो जाएगा, मतलब ठीक है ना, अगली अपीयरेंस। जिनके पास जा रहे हैं उन्हें भी चाहिए वो मिसगाइड ना करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर क्वालिफाइड सर्जन के पास जाते हैं, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे, डेफिनेटली वो आपको पहले असेस करेगा, फिर रिकमेंड करेगा कि ये ऑप्शंस हैं आपके लिए, आपको जो बेस्ट लगती है, एंड रादर इवन देन ही शुड लेट यू नो इवन बाय हिमसेल्फ कि वो कौन सा प्रोसीजर है जो उसको फिट बैठता है, ठीक है, वो उसको रिकमेंड करें और वो उसी को डॉक्टर। मेरा एक थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन ये था कि क्या एज है होनी चाहिए कि मतलब आप कहते हैं कि हाँ 25 से ऊपर के अफराद जो है ना ये लोग अब कॉस्मेटिक में ना किसी ऐसे प्रोसीजर में जाए, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, हमारे कॉलेज गोइंग बच्चे, उनका रुझान भी इस तरफ बहुत बढ़ चुका है अब, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अच्छा एक चीज मैं इसमें सॉरी फिर मैं भूल जाऊंगा, जो आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि पीआरपी फेस, जी ये आई विल स्ट्रांगली कमेंट, इसको मैं एकदम कंडेम करता हूँ कि ये नहीं बिल्कुल भी करना। फेस के ऊपर आप देखें ना, पीआरपी किस लिए करवाते हैं? बालों के लिए कि बाल उगाए, तो खवातीन जब इसके लिए प्रोसीजर के लिए आती है उसको बताया यही जाता है कि ये ग्लो करेगी, रिजुविनेट करेगी, स्किन हेल्दी हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता, वेरी लेस चांसेस आप उसको कह लें। जब वो प्रोसीजर्स फेस पे बार बार की, उससे ये होता है कि एक तो स्किन आपकी थिक हो जाती है, रफ हो जाती है, और फिर उसके साथ बाल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यंग जनरेशन के लिए मेरा एक पैगाम है कि इससे अवॉइड करें, और ऐसे ही देखा देखी एक दूसरे को ये नहीं कि गए और सुना और करवा लिया, सस्ता प्रोसीजर है 8-10 हज़ार में तो ये करवाना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी जो आपने जैसे एज का पूछा, तो एज के हिसाब से हर पेशेंट की फिर वही बात है कि असेसमेंट जरूरी है पहले, ठीक है। अगर वो देखेंगे, अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो पहले ही मतलब अगर उसकी उम्र 20 से 25 साल है
उस उम्र में भी वो पहले ही उनकी स्किन जो होती है ना वो लगती है जैसे एजेड स्किन है, ठीक है, उनके लिए तो प्रोसीजर है वो डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो हेल्दी है, यंग पेरेंट्स है, यूथ पेरेंट्स उनकी ऑलरेडी है, उनको बहुत सारे प्रोसीजर वो प्रिवेल नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। और आइडियल एज जो प्लास्टिक सर्जरी में जिस तरह मैंने कहा कि रिजुविनेशन प्रोसीजर बहुत सारे, तो वो दैट कम्स आफ्टर 35, 40, 45, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी का एक वाज़ेह रोल है और उसके रिजल्ट्स भी नजर आते हैं, ठीक है ना। आपको एक चेंज नजर आएगी और वापस आपके 10 से 15 साल आप वापस अपनी एज में जा सकते हैं, ठीक है। और एक और बड़ा इशू है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वजन जो लोगों के बहुत ज्यादा हैं, ओबीज हैं जो लोग, खवातीन हैं या मर्द हैं, अब वो लाइपोसक्शन की तरफ जा रहे हैं और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि टमी टक है। उस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि सेफ भी हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, सबसे पहले पेशेंट की क्वेरीज होती है जो आके वो आपसे वो इंक्वायर करते हैं कि जी मेरा वजन कितना कम होगा डॉक्टर साहब, पहले ये बता दें। तो सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि लाइपोसक्शन को ये कोई वेट रिडक्शन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। ये कंटूरिंग होती है इससे बॉडी की, मतलब आप अपनी बॉडी को रिकंटूर कर सकते हैं, रीशेप अप कर सकते हैं। और स्पेशली जो जैसे आपने कहा कि ओबीज पेशेंट है, ओबीज के लिए ये होता है कि जो मॉर्बिड ओबीज है उसमें आपका BM बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक आपका जो है वो रेट जो होता है। अब उसके मुताबिक आपको पहले वो डायग्नोज किया जाता है कि आप किस उसमें फॉल कर रहे हैं, ठीक है, ओबीज में है या मॉर्बिड ओबीज में है या उससे भी मतलब जो है। तो पहले तो आप अपना वजन कम करें, जब आप वजन कम करेंगे उससे तो उसके लिए मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं, जैसे आपको इन तमाम पैरामीटर्स को पहले चेक किया जाता है, ठीक है। सर, जो सबसे आसान है वो सिलिकॉन, जैसे मैंने कहा कि बलून, सिलिकॉन बलून आपके मैदे में डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे आपके 15 से 20 किलो वजन कम हो जाता है, ठीक है। जब वो वजन कम होगा